एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। इस रीडिंग क्लास में वीक में 5 दिन बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को अटैक करना या इम्प्रूव करना मैं आपको सिखाता हूँ। चाहे हो वो राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर, वोकैबलरी या ओवरऑल आपकी समझ एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। और हम ये सब कुछ करते हैं हिंदी मीडियम वाले या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के हिसाब से। मज़ा आपको तभी आएगा, फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप क्लासेस में रेगुलर हैं और जो आर्टिकल आपको पढ़ाया जाता है सुबह आप उसको खुद से पढ़ के रेडी रखते हैं। आज की क्लास को शुरू करेंगे। स्पीकिंग ट्री से एक आर्टिकल को हमने उठाया है और ये है जोर का धमाका जोरों से। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ 95% स्टूडेंट्स इंडिया के इस आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते। यानी पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, समझ नहीं पाएंगे। और कोशिश करेंगे ऐसे मुश्किल आर्टिकल्स को भी आपको पढ़ना सिखाया जाए बिल्कुल आसान तरीके से। आज की क्लास में आप देखेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करें। डरना मना है, वो राम गोपाल वर्मा की मूवी है ना, डरना वरना नहीं है, इससे सीखना है आपको। 14 जुलाई का क्विज़ है अपना, आज का देख लो, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ का सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहे जी अनवेलिंग द एनिग्मा ऑफ परसेप्शन एंड ट्रू एग्जिस्टेंस। यहीं से थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया होगा, है ना। अनवेल करना क्या होता है? रट्टा वट्टा नहीं मारना। वेल का मतलब होता है पर्दा, है ना। पर्दा समझते हो ना, ब्लाइंड्स, कर्टन्स जो औरतें करती हैं अक्सर, जो समझ गए ना, आगे जो लगाती हैं कपड़ा वपड़ा अपने फेस पे, वेल होता है पर्दा। अनवेल करना मतलब किसी चीज़ के आगे से पर्दा हटाना या फिर उस चीज़ को रिवील करना, ब्रिंग टू लाइट करना, सबके सामने रखना या एक्सपोज करना। कह रहा है जी हम भी एक्सपोज करेंगे, हम भी रिवील करेंगे, पर्दा हटाएंगे इस एनिग्मा से। एनिग्मा का मतलब होता है जी ऐसी पहेली जिसका हल निकालना बड़ा मुश्किल हो। मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, है ना। कॉनंड्रम भी बोलते हैं एनिग्मा को। कह रहा है जी अनवील करेंगे, पर्दे को हटाएंगे इस पहेली से, इस एनिग्मा से। जो एनिग्मा है परसेप्शन और ट्रू एग्जिस्टेंस की। परसेप्शन का मतलब होता है आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का, योर व्यू पॉइंट, योर पर्सपेक्टिव। और ट्रू एग्जिस्टेंस का मतलब है चीज़ों की वास्तव में ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। आपको देखने में कुछ भी, कोई चीज़ भी कुछ भी लग सकती है, लेकिन हो सकता है वो कुछ और भी हो, उसका ट्रू एग्जिस्टेंस कुछ भी होगा। तो ये जो एनिग्मा है ना, इसको करना है अनवील। वर्ड सभी आसान है जो लोग रेगुलर क्लास को लेते हैं। अनवील करना आपने देख लिया। एनिग्मा मतलब अ ट्रू पजल या डिफ़िकल्ट पजल। इसके लिए एक एडवांस वर्ड है कॉनंड्रम। बहुत बार आपने इस वर्ड को आर्टिकल्स में देखा होगा, ठीक है। परसेप्शन का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया, आपके नज़रिए को, अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं परसेप्शन। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हो वोकैब वर्ड्स, ये मैनुअली टाइप किए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो टाइम भी दिखा रहा है, रात को 1:53 पे, है ना। तो कोई ये ऐप वैप नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। और ये नोट्स आपको बाद में मैं प्रोवाइड भी कर देता हूँ टेलीग्राम पे। कह रहा है जी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फिनोमिना एंड न्यूमिना रिमेन्स अ परस्यूट ड्रिवन बाय ह्यूमन क्यूरियोसिटी। कह रहा है जो ब्रिज करने का काम है ना इस गैप को। गैप का मतलब खाई, बीच की दरार। ब्रिज का मतलब होता है पाटना, खाई को भरना या उसके ऊपर पुल बना देना। कह रहा है जी जो खाई को भरने का काम है, खाई को, गैप को फिल करने का काम है। और किस किस के बीच में? इन दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन और एंड लगा के बताया गया है। पहली है फिनोमिना, दूसरी है न्यूमोना, जो है नोमिना। फिनोमिना का मतलब है ऑब्जर्वेशनल या सब्जेक्टिव रियलिटी, किस चीज़ को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हो। और नोमिना का मतलब होता है ट्रू या एक्चुअल रियलिटी, कौन सी चीज़ वास्तव में कैसी है। दूर से देखने पे आपको लग सकता है कि पानी का बड़ा सा तालाब है, लेकिन पास में जाने पे आपको पता लगेगा कि ये रेत में ही सूरज की रोशनी चमक रही थी, कोई तालाब वालाब नहीं था। तो जो तालाब आपको दिखा वो है फिनोमिना, और जब पास में गए और देखा कि कुछ भी नहीं है, खाली रेत है, ये है नोमिना। कह रहा है जी इन दोनों चीज़ों के बीच का जो गैप भरने का काम है ना, ये बना हुआ है, रिमेन्स बना हुआ है अ परस्यूट। आज भी एक डिज़ायर बना हुआ है, एक परस्यूट बना हुआ है। और ये वही डिज़ायर है, महत्वाकांक्षा है, जो ड्रिवन बाय है, जो आगे बढ़ती है इंसान की क्यूरोसिटी की वजह से, जिज्ञासा की वजह से। इंसान जिज्ञासु है, चीज़ों को जानना चाहता है। पहले किसी चीज़ को किसी तरीके से देखता है, फिर आगे घुस करके पता लगता है कि ये तो कुछ और है ना। साइंस का यही काम है। तो कह रहा है जी दिस ब्रिजिंग द गैप जो थिंग है ना, ये रिमेन्स अ परस्यूट, ये आज भी एक परस्यूट बना हुआ है। ब्रिजिंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक जीरेंड है, रिमेन्स इसकी वर्ब है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी
सब्जेक्ट बनेगी, इसको आप जीरेंड बोलते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने पे, और इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। फॉर्मूला तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, पेपर में आप भूल जाते हो। मान लो ब्रीजिंग की वर्ब यहाँ पे रिमेन लिखी होती, गलत हो जाती ना। वर्ब क्या एनजी फॉर्म तो सिंगुलर वर्ब लेगी, इसका कोई काम ही नहीं है प्लूरल लेने का, तो ये वर्ब ले रही है सिंगुलर। परस्यूट आपको बता दिया, आपका डिज़ायर, चेज, हंट, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। नोमिना मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ट्रू एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, चाहे आप उसके बारे में कुछ भी सोच लो, जो चीज़ वो वास्तव में है वो कहलाती है उसका नोमिना। फिनोमिना वर्ड के कई मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशनल रियलिटी, कैसे आप उसको देखते हो, और दूसरा मीनिंग है एक बहुत ही बड़ी घटना या रिमार्केबल डेवलपमेंट। समझ रहे हो, कुछ बड़ा काम हो गया ना, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ यूनिक फिनोमिना। तो ये फिनोमिना एक प्लूरल वर्ड है, दोनों ही मीनिंग्स रखता है। दूसरा वाला मीनिंग हम कम देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, पहला वाला मीनिंग आप थोड़ा सा कम देखते हैं। इसी पे ग्रामर रूल भी है, फटाफट इसको भी देख लो। देखो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना लेफ्ट वाले, नोमिनॉन, फिनोमिनॉन, क्राइटेरियन, बैक्टीरियम, मेमोरेंडम, मीडियम, डाटम, पोडम, स्टेडियम, ये सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में या तो ओ एन आ रहा है, या आई ओ एन आ रहा है, या यू एम आ रहा है, ये सिंगुलर हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो सीधा सा एक काम करना है, आपको ओ एन को या यू एम को ए में चेंज कर देना है, ठीक है। नोमिनॉन का बना देंगे नोमिना, फिनोमिनॉन का बना देंगे फिनोमिनॉन, ठीक है। क्राइटेरियन का बना देंगे क्राइटेरिया, बैक्टीरियम का बना देंगे बैक्टीरिया। ये एक है, ये अनेक हैं, मोर देन वन। मेमोरेंडम का बना देंगे मेमोरेंडा, मीडियम का मीडिया, पोडियम का पोडिया, डाटम का डेटा, स्टेडियम का स्टेडिया, कोरिगेंडम का कोरिगेंडा, अडेंडम का, बोल रहा हूँ मैं खाली, लिखे नहीं है मैंने, है ना। ये सारे ऐसे ही चलेंगे। जब भी लास्ट में ऑन दिख जाए या अम दिख जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए, एंटेना आपका। ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल में बनाने का आपको मौका आपका एग्जामिनर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्विज़ के कॉन्सेप्ट में आएगा ना आज के क्विज़ में कॉन्सेप्ट। जल्दी से आर्टिकल की भारी भरकम वोकैब है उस पर नज़र डालेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लासेस से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ज़रूर से लाइक और शेयर दें, दूसरे स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंचेगी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कुछ नया नया आपके लिए लाने के लिए। उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट 14 जुलाई की आज की 5 वर्ड्स हैं अपने पास, 3 नए हैं 2 पुराने हैं। क्या होता है भाई अपरेटस? पहली बार देख रहे हो क्या वर्ड अपरेटस? अपरेटस का मतलब होता है कोई उपकरण या इक्विपमेंट या सेट ऑफ इक्विपमेंट जो किसी खास पर्पज़ के लिए हो, किसी खास पर्पज़ के लिए हो, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं कैंची पड़ी है तो अपरेटस। भाई दर्जी के अपरेटस है कैंची, सिलाई मशीन, लोहार के अपरेटस है हथौड़ा, है ना, जहाँ पे वो ठोक ठोक के चीज़ों को ढालता है, मोल्ड करता है, फोर्ज करता है। तो अपरेटस इज अ इक्विपमेंट या जो है ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट। एस्ट्रोनॉट्स नीड टू टेक स्पेशल ब्रीदिंग अपरेटस विद देम इनटू द स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स को ज़रूरत होती है कि वो लेकर के जाएं कुछ स्पेशल ब्रीदिंग अपरेटस को, सांस लेने वाले उपकरणों को अपने साथ स्पेस के अंदर। इसको डिवाइस या मैकेनिज्म या पैराफर्नेलिया भी बोलते हैं। पैराफर्नेलिया इज़ अ हाईली एडवांस वर्ड, आपको आना चाहिए। एपरेटस और पैराफर्नेलिया एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डॉक्टर का पैराफर्नेलिया क्या है? स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, एमआरआई मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, है ना, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाली मशीन। तो ये डॉक्टर का पैराफर्नेलिया है। स्टूडेंट का पैराफर्नेलिया क्या है? आपकी किताब, आपकी नोटबुक, पेन्स। चलिए अगला वर्ड आ जाओ, एसेंस। बहुत बार हो चुका है। एसेंस का मतलब होता है सत्व या सार, किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा, है ना, उसके अंदर की सारी चीज़ों को अगर अपने एक छोटी सी चीज़ में कंडेंस कर दें तो वो उसका एसेंस बन जाता है। फोटोग्राफ्स आर ए टूल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ ए सिचुएशन। फोटोग्राफ्स एक टूल है, अपरेटस है, एक जरिया है कैप्चर करने के लिए किसी भी सिचुएशन के सार को। किसी भी सिचुएशन का एक फ़ोटो ले लो, 20 साल बाद भी वो फ़ोटो देखोगे तो वो सिचुएशन का एसेंस आपके सामने,
है ना, लाइवली हो जाएगा, वो एकदम जिंदा हो जाएगा। चलिए, इसेंस को आप क्रक्स या जिस्ट भी बोलते हैं, निटी ग्रिटी इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड अपना मैनिफेस्ट। देखिए मैनिफेस्ट को आप, अगर आप हिंदू हैं तो इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा घरों में, और समझ गए ना अपनी किताबों में। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का अवतरित होना, अवतार लेना, या उसका रियल बन जाना। भाई विष्णु जी का अवतार अगर राम जी थे, तो राम जी ने जब अवतार लिया तो वो रियल ही तो बने ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी भी चीज़ का रियल फॉर्म में आना, अवतार लेना इज कॉल्ड मैनिफेस्ट करना। और इसी से वर्ड हमने बनाया मैनिफेस्टेशन, जिसका मतलब ही होता है किसी चीज़ का अवतार, अवतार, है ना। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसके जो सपने थे इंडिपेंडेंट होने के, वो मैनिफेस्ट कर गए, रियलाइज़ कर गए, मटेरियलाइज कर गए, एक्चुअलाइज कर गए, रियल बन गए, अवतरित हो गए। और कैसे ही? उसके सिलेक्शन के साथ में जॉब के अंदर। ठीक है, तो रियलिटी से रिलेटेड है वर्ड, रियल बनने से। आज इसका आप नाउन फॉर्म देखेंगे मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ का रूप या अवतार। चलिए अगला वर्ड है ट्रांसेंड। शायद आपके लिए नया हो, 2-3 बार आया पहले। ट्रांसेंड का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड, पार चले जाना। आपका सिलेबस था 10 चैप्टर्स और आपने करके बैठे हो 15, 5 चैप्टर्स आपने अगली क्लास के भी कर लिए। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के अंदर, दैट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड योर जो है स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैंडर्ड है 10वां 12वां जिस भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, उससे आप आगे निकल चुके हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सको तो बड़ी अच्छी बात है। लैंग्वेज एंड कल्चरल ट्रांसेंड बॉर्डर्स। लैंग्वेज और कल्चर जो हैं ट्रांसेंड करते हैं, गो बियॉन्ड करते हैं, बॉर्डर्स के, बॉर्डर के भी पार चले जाते हैं। इसको सरपास करना भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना इमेंसिपेशन। मैं तो हैरान हूँ, ये वर्ड अभी तक अपनी वोकैब शीट में आया क्यों नहीं। फर्स्ट टाइम इसको मैं ऐड कर रहा हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेंसिपेशन जो है आज़ादी का, लिबरेशन का, फ्रीडम का एक एडवांस सिनोनिम है। ठीक है, आज़ादी को, फ्रीडम को, लिबरेशन को इमेंसिपेशन बोलते हैं। इंडिया फॉट अ लॉन्ग स्ट्रगल टू अटेन इमेंसिपेशन। इंडिया ने एक लंबी जंग को लड़ा आज़ादी पाने के लिए, इमेंसिपेशन को अटेन करने के लिए। डिलीवरेंस या लिबरेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे ही। सारी वोकैब आपने देख ली है, जल्दी से एक समरी ले लो, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। समरी ये है जी, दुनिया में 2-3 तरह की आइडियोलॉजीज चलती हैं, अवधारणाएं चलती हैं। एक है कैंट की, इमैनुअल कैंट। एक है अद्वैतवाद, जो कि हमारे इंडियन है, इंडियन फिलॉसफी का पार्ट है। और एक दो आपको और भी बताएगा। और ये सब फिलॉसफी जो है ना, ये कोशिश करती हैं किसी भी चीज़ के ट्रू नेचर और जो नेचर आपकी समझ में आता है, उसका जो परसेप्शन, उनके बीच में डिफरेंस कर पाने को। जो आदमी आज आपको आपका दुश्मन लगता है, बहुत ख़राब आदमी लगता है, आज से 1 महीने बाद वो आदमी आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है। जो लड़का या लड़की जिसको आप अपने जो है लाइफ पार्टनर बनाते हो, शादी करते हो, उससे 2-3 साल बाद वही आदमी आपको जहर जैसा लगने लगता है, आप उससे डिवोर्स लेने लगते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जैसा चीज़ों को सोचते हैं उससे वो चीज़ें काफ़ी अलग हो सकती हैं। आपके परसेप्शन और एक्चुअल रियलिटी के बीच में एक बड़ा सा गैप हो सकता है। इस आर्टिकल में इस गैप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है अलग अलग फिलॉसफीज़ के जरिए। फिलॉसफिकल टोन में लिखा हुआ एनालिटिकल पीस ऑफ राइटिंग है, बहुत ही प्यारा है। कुछ नई इंसाइट्स आपको मिलेंगी और ऑफ कोर्स इंग्लिश तो आप सीखने वाले हैं आज भर भर के। चलिए शुरू करें। टोन मैंने आपको बता दी, एनालिटिकल एंड फिलॉसफिकल। पर्सनली मुझे ऐसे आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये वो चीज़ें आपके दिमाग में आपको विजुलाइज करवाएंगे जो आप जनरली खुद से ना कर पाते। कह रहा है इमेजिन अ रेड एप्पल इज प्लेस्ड बिफोर यू। कह रहा है जी इमेजिन करो, सोचो। और क्या सोचो? कि एक लाल एप्पल जो है, लाल रंग का सेब है, प्लेस किया जाता है पैसिव वॉइस में, इज प्लेस्ड आपके सामने, बिफोर यू। कर लिया इमेजिन सबने? चलो, सब्जेक्ट है यहाँ पे एप्पल, वर्ब है इसकी इज प्लेस्ड, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। एप्पल को प्लेस किया गया है, एप्पल को कहीं रखा गया। एप्पल ने किसी को कहीं नहीं रखा, एप्पल को हमने आपके सामने रखा। इमेजिन यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब, इसका जो इमेजिन यहाँ पे वर्ब है आपकी, इसका सब्जेक्ट जो है यू। जब भी सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो जाए उसको बोलेंगे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी को कोई एडवाइस दी होती है या कोई ऑर्डर या कमांड दी होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ स्टडी हार्ड, मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से, तो स्टडी नाम की वर्ब से मैंने सेंटेंस को शुरू कर दिया। तो इसमें यू जो है ना, अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट आप ही होने वाले हैं। आप ही को बोलूँगा ना स्टडी हार्ड, तीसरे आदमी को कैसे बोल दूंगा मैं? तो ये यू यहाँ पे अंडरस्टूड है एज सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी इमेजिन वर्ब की बेस फॉर्म। किसी भी चीज़ के सामने जब चीज़ को रखते हो दूसरी को, तो या तो रखते हो इन फ्रंट ऑफ या फिर इस्तेमाल करते हैं बिफोर का। ठीक है, चलो। कह रहा है जी एज यू गेज अपॉन इट
योर विजुअल apparatus processes the light photons reflecting off the apple, and your brain constructs an image of the apple's redness and roundness within your visual fields. कह रहा है जैसे ही आप गेज अपॉन करते हैं, गेज का मतलब होता है निगाह, इसके बाद एट और अपॉन दोनों लग जाता है। जैसे ही आप गेज एट या अपॉन करते हैं भाई साहब इस एप्पल पे, आपका जो विजुअल अपरेटस है, आपका जो देखने का सिस्टम है, आपकी आंखें, रेटिना, पीछे का लेंस, कह रहा है वो प्रोसेस करता है इस लाइट के फोटोन को जो रिफ्लेक्ट होकर के आया है, उछल करके आया है इस एप्पल से आपकी आंख तक। रिफ्लेक्ट ऑफ द एप्पल, ऑफ का मतलब है दूर, एप्पल पे लगा फिर एप्पल से हटके आपकी आंख पे लगा। तो जैसे आप इसकी तरफ देखोगे फोटोन आपकी आंख पे गिरेगा और फिर आपका जो ब्रेन है वो भाई साहब कंस्ट्रक्ट कर देगा, बना देगा एक इमेज को, एक तस्वीर को, छवि को इस एप्पल की, और किस चीज़ की, इसकी रेडनेस की और राउंडनेस की, इसकी ललाई की और इसकी गोलाई की, और आप कहाँ पे, आपके विजुअल फील्ड में, आपके देखे जा सकने वाले फील्ड में। सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको देखेंगे इससे फोटोन उछलेंगे तो आपकी आंखों में गिरेंगे तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी एक इमेज बना देगा रेटिना के पीछे, और उस इमेज में एप्पल की ललाई और गोलाई दोनों ही आप जो है दोनों को मेजर करेंगे ना, उस इमेज में दोनों चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस की। यू की वर्ब है गेज अपॉन, एक सेकंड रुक जाओ। यू की वर्ब है गेज अपॉन, अपरेटस की वर्ब है प्रोसेसेस। अपरेटस यहाँ पे एक सिस्टम के बारे में बताया गया, मैकेनिज्म के बारे में, पैराफर्नेलिया। विजुअल अपरेटस मतलब आपकी आंखों को देखने वाला, आपका जो देखने वाला सिस्टम है जिसमें आंख वाँख सब कुछ आ गया है ना। ब्रेन की वर्ब है कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्ड करना। अब ध्यान देना, ये गेज वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी पे निगाह डालना। इसको आप लुक, ग्लांस, पीक या स्टेयर से भी बता सकते हैं, लेकिन इन सब वर्ड्स के मायने अलग हैं। सबके बाद में ऐड लगता है, गेज के बाद में अपॉन भी लग जाता है। गेज का मतलब होता है निगाह डालना, बस देखा आपने 2-4 सेकंड देखा फिर हटा ली अपनी नज़र, है ना। ग्लांस का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना, देखा और नज़र हट गई। लुक का मतलब होता है पर्पसफुली किसी चीज़ की तरफ देखना। मैं आपको बोलूँ वो देख प्लेन जा रहा, आपने उस जो है निगाह में देखा, उस नज़र से उस डायरेक्शन में देखा, ये आप लुक कर रहे हो पर्पसफुली, किसी ने बोला और आपने देखा। वैसे ही पीक का मतलब होता है झांकी लेना, किसी हॉल में से कुछ देख रहे हो, किसी घर में कुछ छुप के देख रहे हो, किसी बॉक्स में से कुछ देख रहे हो कि बॉक्स के अंदर क्या है, एक हल्की सी झांकी लेना। स्टेयर का मतलब आप समझते हैं घूर घूर के देखना, जो आप देखते हो ना जनरली एक दूसरे को घूर घूर के, वो स्टेयर होता है। ये पांचों वर्ड्स देखने के लिए हैं लेकिन इनके मायने अलग हैं, मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, ऐट लगेगा सबके बाद। छोटी छोटी चीज़ें इनको नोट डाउन किया करो, नहीं तो रीडिंग में बार बार आएंगी, आपकी अपने आप रिवाइज हो जाएंगी। कह रहा है जी फिर भी हुआ क्या, कह रहा है येट वट इफ वी वर टू व्यू द एप्पल थ्रू द आइज ऑफ ए स्नेक और एन एंट। कह रहा है फिर भी क्या हो, वट इफ, अगर हम देखें, वी वर टू व्यू, इसी एप्पल को आंख से या नज़र से, एक सांप की या एक चींटी की। वी की वर्ब है वर, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है यहाँ पे। इमेजिनरी फ्यूचर की बात हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को अभी डिटेल में करवाएंगे, थोड़ा सा पहले फ्लो बना लो, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, करवाऊंगा आराम से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अगर आंख से देखोगे आप सांप या चींटी की तो क्या होगा ये, देयर परसेप्शंस वुड डिफर ग्रेटली ड्यू टू द यूनिक वेज इन विच देयर सेंसेस प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन। कह रहा है उनके परसेप्शंस जो हैं, उनका जो देखने का नज़रिया है वो डिफ़र करेगा बहुत ज़्यादा, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। और कैसे, इस वजह से ड्यू टू जो यूनिक तरीके हैं, जो वेज हैं, जिनके अंदर उनके सेंसेस जो हैं, उनके देखने का जो तरीका है या उनकी आंखें हैं, विजुअल अपरेटस है, वो प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, इस सारी सेंस की जा सकने वाली इंफॉर्मेशन को। या यूँ कहते हैं देसी भाषा में भैया, सबके सिस्टम अलग है, सबकी आंख अलग है। सांप को हो सकता है वो एप्पल नीले रंग का दिखे, चींटी को हो सकता है वो एप्पल जो है बड़ा सा पहाड़ दिखे, उसको लगे कोई ये पता नहीं क्या चीज़ है। सबका अपना अपना नज़रिया होने वाला है। परसेप्शन यानी नज़रिया, इसकी वर्ब है वुड डिफ़र। डिफ़र का मतलब है डिफरेंस में आना, अलग अलग होना। सेंसरी मतलब रिलेटेड टू योर सेंसेस, ऐसी चीज़ें जिनको आप सेंस कर सकें। प्रोसेस जो है यहाँ पे वर्ब है जी, वर्ब है प्रोसेस, और सेंसेस इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंसेस इसका सब्जेक्ट है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। कह रहा है जी परसेप्शन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन डिफर अमंग क्रीचर्स। कह रहा है जो नज़रिया है देखने का, एक ही चीज़ का, एक ही ऑब्जेक्ट का, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग क्रीचर्स में, अलग अलग जानवरों में, इंसानों में और क्रीचर्स में। और कैसे, लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अ लिमिटेड परसेप्शन।
लीड टू करते हुए इन सवालों की तरफ, इन क्वेश्चंस की तरफ जो हैं ट्रू नेचर के बारे में, सही मायनों के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के जो है बियॉन्ड, जो है पार हमारे लिमिटेड परसेप्शन के, हमारी बहुत ही सीमित देखने, सुनने और समझने की क्षमता के या नज़रिए के। आई बात समझ में? सबका अलग नज़रिया, सबका अलग यूनिक वे किसी चीज़ को देखने का। तो इससे सवाल यही पैदा होगा कि वो चीज़ आखिर में है क्या। मुझे सांप नीला दिख रहा है, आपको लाल दिख रहा है, चींटी को पहाड़ दिख रहा है, किसी को वो खाने की चीज़ दिख रही है। तो सबका अलग अलग नज़रिया होने के बाद में ट्रू एग्जिस्टेंस ऑफ द एप्पल क्या है, ये सवाल पैदा होता है। चलिए, परसेप्शन की वर्ब है कैन डिफर। अब यहाँ तक आपने पढ़ा, ज़्यादा मुश्किल आपको लगा नहीं होगा, बस यही तरीका है। सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब अगर आप पकड़ लेते हो, एक्टिव पैसिव पकड़ लेते हो, एक डिक्शनरी आपके पास है, थोड़ा बहुत फ्लो बना लेते हो, तो आपको किसी भी तरह का सेंटेंस दे दिया जाए आपके लिए पढ़ना ईजी होता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसी चीज़ को ये थोड़ा सा और बिल्ड अपॉन करेगा। कह रहा है जी, नागार्जुना अ बुद्धिस्ट स्कॉलर आर्ग्यूज दैट ऑब्जेक्ट्स लैक इनहेरेंट एसेंस एंड आर इंटरडिपेंडेंट। कह रहा है जो नागार्जुना थे, जो एक बुद्धिस्ट विद्वान थे, स्कॉलर थे, वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं। इनफैक्ट अब तो नहीं करते हैं, उनकी किताबें ऐसा आर्ग्यू करती हैं। नागार्जुना ने जो चीज़ें लिखी हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो लैक करते हैं, उनके पास कमी होती है इनहेरेंट एसेंस की। इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित, अंदर बसी हुई। एसेंस का मतलब होता है सार। नागार्जुना ये बोलते हैं जी, किसी भी चीज़ के अंदर अलग अलग सार नहीं होता। आप बोलो जी एप्पल तो कोई और चीज़ है, बनाना कुछ और चीज़ है, ये पैंट कुछ अलग चीज़ है, सब चीज़ों का सार एक ही है, उनका इनहेरेंट एसेंस अलग अलग नहीं है, और वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। नागार्जुना की वर्ब है आर्ग्यूज, ऑब्जेक्ट्स की वर्ब है लैक एंड आर। दो वर्ब्स हैं, पहली लैक दूसरी आर। चलो, एसेंस का मतलब आप समझ गए हैं, जिस्ट, क्रक्स, कोर, निटिग्रिटी, सार, स्पिरिट, किसी चीज़ का अंदर का सत्व। इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, इंटीग्रल, इमानेंट, इनसेपरेबल पार्ट, है ना। कह रहा है जी, ही ड्रॉस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन स्टेटिंग दैट एवरीथिंग अराइजेस इन डिपेंडेंस ऑन अदर फैक्टर्स एंड कंडीशंस। कह रहे हैं वो बंदा जो है ना नागार्जुना, ये जो विद्वान थे नागार्जुना, ये ड्रॉ फ्रॉम करते हैं। ड्रॉ फ्रॉम करना यानी किसी चीज़ में से ड्रॉ करना, बाहर निकालना। ये अपने आइडिया को ड्रॉ फ्रॉम करते हैं, कहने का मतलब ये निकाल करके बाहर लाते हैं। और कहाँ से? एक दूसरे आइडिया से, दूसरे बड़े विचार से, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का। हर चीज़ का ओरिजिन जो है वो डिपेंडेंट है दूसरी चीज़ पे, अपने आप इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ ओरिजिनेट नहीं होती। और ये जो निकालते हैं ना अपने आइडिया को इस बड़े आइडिया से, ये निकालते हैं स्टेट करते हुए दैट वो ये हर चीज़ अराइज करती है, उभर करके आती है, इमर्ज करती है डिपेंडेंस के साथ में, निर्भरता के साथ में, दूसरे फैक्टर्स के और कंडीशंस के। सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया? अपने आप से कुछ पैदा नहीं होता, उसको पैदा करने के लिए कुछ दूसरी कंडीशंस और फैक्टर्स होंगे, तभी वो पैदा होगी। अगर पानी और बायोफ्यूल से या खाद से या है ना फोटोसिंथेसिस से एप्पल बना है, इन सब की प्रोसेसेस होने के बाद में सेब का निर्माण हुआ है, तो सेब अपने आप में कोई सेपरेबल रियलिटी नहीं है। सेब फोटोसिंथेसिस, वाटर, प्लांट्स और उनके जो है खाद जो है उसका मिक्सचर है ना। इस तरीके से समझ सकते हो आप इसको। ही की वर्ब है ड्रॉस, एवरीथिंग की वर्ब है अराइसिस। अराइज का मतलब होता है किसी चीज़ का इमर्ज करना। अराइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइज और अराइज दोनों इनफैक्ट, ठीक है। कहने का मतलब इनका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा एक्टिव में, आप खुद ही इमर्ज होंगे, खुद ही अराइज करेंगे, तो आप ही सब्जेक्ट हैं और आप ही की वर्ब है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू नागार्जुना आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी इज बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल लेवल्स एंड मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स। कह रहा है नागार्जुना के हिसाब से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है रियलिटी की, वो बेस्ड है दो चीज़ों पे। किन किन चीज़ों पे भाई? एक तो आपके कंसेप्चुअल लेवल्स पे, आपने लेवल लगा रखा है हर चीज़ पे कंसेप्चुअल, और दूसरा आपके दिमाग की उपज के मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं आपके। आपको लगता है जी काले रंग, काले लोग जो हैं, गहरे काले लोग, वो सभी के सभी साउथ इंडियन होते हैं, या फिर इंग्लिश बोलने वाले सभी लोग पागल होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। जो इंग्लिश बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं लोग, उनको कुछ पता नहीं होता ज़मीनी हकीकत के बारे में, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना। तो ये आपके लेवल्स आपके लगा रखे हैं जीवन में, और आपके मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, आपके दिमाग की उपज है, और यही आपकी पर्सनल रियलिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की। रियलिटी कुछ भी हो सकती है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकती है। तो ये नागार्जुना कहना है अंडरस्टैंडिंग की वर्ब है इस। अब और आगे बढ़ते हैं, और क्या कहना है? कह रहा है जी इस प्रकार से 10 एन एप्पल्स परसेप्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द परसीवर, द ऑब्जेक्ट एंड द कंडीशन ऑफ परसेप्शंस।
कह रहा है इस प्रकार से नागार्जुना साहब का ये कहना है कि एक एप्पल का जो परसेप्शन है या एक एप्पल को लेकर के जो आपका नज़रिया है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है वो, जो इन्फ्लुएंस्ड बाय होगी, जो हमेशा प्रभावित होगी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को लेकर के, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रिश्तों को लेकर के। और ये किस किस के बीच में होंगे रिश्ते? देखने वाले के यानी प्रिसीवर के, ऑब्जेक्ट के जिसको देखा जा रहा है, और उन कंडीशंस के जो हैं परसेप्शन की, जिन कंडीशंस में आप प्रिसीवर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। बात यहाँ पे एप्पल की नहीं है, बात यहाँ पे हर चीज़ की है। सेब को मत पकड़ लेना, सब सेब तो सेब ही होता है, मैं भी मानता हूँ, सेब एक एग्जाम्पल दिया गया आपको। तो किसी भी चीज़ का जो परसेप्शन है ना वो इन तीन चीज़ों का मिश्रण है। देख कौन रहा है और वो चीज़ क्या है और किस कंडीशन में देखी जा रही है, ये कहना है नागार्जुना का। परसेप्शन की वर्ब है इस, बिटवीन लगा करके तीन चीज़ों को अलग किया गया है, एंड लगा करके। आपको पता होगा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप अमंग लगाते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को आपने जो है इंडिविजुअली डिफाइन किया हो, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इंडिविजुअली जब दो से ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करके लिखा गया हो उनके नामों के साथ, तब अमंग का इस्तेमाल ना करें, बिटवीन का इस्तेमाल करें, ठीक है? द मीटिंग विल टेक प्लेस बिटवीन द PMs, या यूँ कह सकते हो द मीटिंग विल टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड रशिया। मीटिंग जो है चाइना, इंडिया, रशिया के बीच में टेक प्लेस करेगी। अब यहाँ बिटवीन ही लगेगा, आप यूँ मत बोलना सर 3 कंट्रीज आ गई, अमंग क्यों नहीं लगाया? अरे भैया तीनों कंट्रीज़ के नाम बता दिए हैं, इंडिविजुअली डिफाइन कर दिया है, ऐसे केस में अमंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरे फिलोसफर आएंगे, शंकराचार्य, अद्वैत वाले। कह रहे जी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ शंकराचार्यज अद्वैत वेदांता फिलोसफी सीज द वर्ल्ड एज एन इल्यूजन विद प्योर कॉन्शियसनेस और ब्राह्मण बीइंग द ओनली ट्रू रियलिटी। कह रहा है दूसरी तरफ शंकराचार्य की जो अद्वैत वेदांता है, अगर आपने पढ़ा हो शंकराचार्य को, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा अद्वैत को, मैं पर्सनली इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो वैसे ही पढ़ लेता हूँ मैं टाइम निकाल करके। पढ़ना इसको आप, मज़ा आएगा। शंकराचार्य जो हैं अद्वैत वेदांता जो बताते हैं, उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि दुनिया जो है ना वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। और कैसे भ्रम है? प्योर कॉन्शियसनेस के साथ में, जिसको हम ब्राह्मण भी बोलते हैं, उसी के ही ट्रू रियलिटी या सच्ची हकीकत होने के साथ में। तो सच्ची हकीकत जो है ना प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसको ब्राह्मण बोलते हैं। ये वो ब्राह्मण नहीं है, समझ गए ना, चौबे दुबे वाला, ये वो ब्राह्मण है जो ब्रह्मा से मिलकर के बना है, ब्रह्मा से निकला है। तो ब्रह्मा जो है वो ट्रू रियलिटी है और बाकी सब कुछ इल्यूजन है, ये कहना है वेदांत की आइडियोलॉजी का बाय शंकराचार्य। फिलॉसफी की वर्ब है सीज। इल्यूजन का मतलब होता है जी भ्रम, डिल्यूजन या डिसेप्शन, हेलेंसिएशन भी इसको बोल सकते हैं। चलिए, कह रहा है जी ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्राह्मण अपीयरिंग सेपरेट ड्यू टू इग्नोरेंस। कह रहा है जी ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं अवतार, मैनिफेस्टेशंस, रूप, इसी ब्राह्मण के, इसी ब्रह्मा के। और कैसे दिखते हैं वो कंसीडर होते हैं ब्रह्मा के अवतार, अपीयर होते हुए अलग अलग इग्नोरेंस की वजह से, आपकी अज्ञानता की वजह से, है ना। ट्रू रियलिटी आप समझ नहीं पा रहे, आपको एप्पल लाल दिख रहा है, चींटी को नीला दिख रहा है, सब अपने अपनी तरफ से अज्ञानी बने हुए हैं। कहने का मतलब ये। ऑब्जेक्ट्स की वर्ब है आर कंसीडर्ड, मैनिफेस्टेशन मतलब रूप या अवतार, इग्नोरेंस का मतलब है आपकी अज्ञानता। कह रहा है शंकराचार्य कंपेयर्स आवर परसेप्शन ऑफ एन एप्पल टू ऑब्जेक्ट्स इन ड्रीम्स अपीयरिंग रियल अंटिल अवेकनिंग फ्रॉम द इल्यूजन। अब कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। शंकराचार्य ना कंपेयर करते हैं एप्पल को लेकर के हमारी परसेप्शन को, एक सेब को लेकर के हमारे नज़रिए को, उन ऑब्जेक्ट से जो ड्रीम्स में हम देखते हैं, सपनों में देखते हैं, जो हमें अपीयर तो रियल होते हैं लेकिन तभी तक जब हम जग नहीं जाते, अंटिल अवेकनिंग, उस इल्यूजन से, उस सपने से, उस भ्रम से। सपने में हर चीज़ सच्ची है, उठने के बाद वो चीज़ आपको पता लगती है कुछ भी नहीं थी। वैसे ही जिस चीज़ को देख रहे हो वो आपको सच दिख रही है, लेकिन ब्राह्मण की नज़र से देखोगे तो वो आपके लिए ड्रीम लाइक है, एक इल्यूजन है। शंकराचार्य की वर्ब है कंपेयर्स। कह रहा है जी ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द प्रैक्टिकल ट्रूथ perceived in everyday life and the ultimate truth which is independent of the observer। कह रहा है ये शंकराचार्य साहब जो हैं डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और किन किन चीज़ों के बीच में? बिटवीन लगा के बता रहा है। एक तो उस प्रैक्टिकल ट्रूथ के, उस व्यवहारिक सच के, जिसको हम परसीव करते हैं, हर रोज़ सेंस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में। और दूसरा जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो आखिरी सच है, जो इंडिपेंडेंट है, जो आज़ाद है किसी भी ऑब्जर्वर से। आप उसको कुछ भी मान लें, है वो कुछ और, ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट नहीं है वो। और कह रहा है एंड इज रिवील्ड अपॉन लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस,
और वो तभी रिवील होगा जब आपका लिबरेशन हो जाएगा, एमांसिपेशन हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगी, फ्रीडम हो जाएगी अज्ञानता से, इग्नोरेंस से। जब आप एनलाइटेंड होंगे तभी आप किसी भी चीज़ का ट्रू फॉर्म देख पाएंगे। ही शंकराचार्य के लिए आया, इसका वर्ब है इसके डिस्टिंग्विश करना, चीज़ों को अलग अलग करना। विच आया अल्टीमेट ट्रूथ के लिए, आखिरी सच के लिए। इसकी दो वर्ब्स हैं, पहली है इंडिपेंडेंट, पहली वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है इज रिवील्ड। लिबरेशन का मतलब होता है जी फ्रीडम और एमेंसिपेशन। चलिए, जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, शंकराचार्य को मैं इसलिए पढ़ने को बोल रहा हूँ, आप मेस्मराइज्ड होंगे कि यार जब दुनिया शुरू भी नहीं हुई थी, किसी और कंट्री में रिलीजन्स पैदा भी नहीं हुए थे, इंडिया में ये बातें चल रही थी। इस लेवल की फिलॉसफी को हम जा करके डिबेट कर रहे थे और लिख रहे थे, है ना। सोच के देखो, ये चीज़ें मुझे तो बहुत अमेजिंग लगती हैं मुझे ये चीज़ें, है ना, पर्सनली। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट आपको बताएगा एक स्कॉलर के बारे में, इमैनुअल कांट इसका नाम है। कह रहा है जी, बोथ नागार्जुना एंड शंकराचार्य एम टू ट्रांसेंड द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी इन परसेप्शन। कह रहा है ये दोनों ही स्कॉलर्स जो थे, नागार्जुना और शंकराचार्य, ये एम करते थे, इनका मकसद था कि वो ट्रांसेंड करें, वो पार जाएं, आगे निकलें, सरपास करें। और किसके? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी के परसेप्शन के अंदर। ड्यूअलिटी का मतलब होता है द्वैतवाद, कॉन्ट्रास्ट, डुप्लेक्सिटी, किसी चीज़ का दो होना, दो पहलुओं वाला होना। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझते हैं, सब्जेक्टिव है आपका नज़रिया, ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट ट्रूथ। समझ पा रहे हो? तो इन दोनों की मकसद यही था इस सारी बातों को करने का कि कैसे भी करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो कुचक्र है, ड्यूअलिटी है, इसके पार जा करके वो चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए, दोनों की वर्ब है एम। ट्रांसेंड का मतलब है गो बियॉन्ड, टू सरपास, टू एक्सीड। ड्यूअलिटी का मतलब होता है दो एस्पेक्ट होना किसी भी चीज़ के, है ना। ड्यूअल जो है एस्पेक्ट वाली चीज़ ड्यूअलिटी में होती है। कह रहा है रिगार्डलेस ऑफ आवर फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन रिवील्स अ डिवाइड बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स अपीयरेंस एंड इट्स इल्यूसिव ट्रू नेचर इफ इट एग्जिस्ट एट ऑल। कह रहा है जी, बिना तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, हमारी फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट के, हमारे फिलोसफिकल का मतलब समझते हैं ना आप, हमारे दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए जो भी नज़रिया है, जो स्टैंड पॉइंट है, जो भी हमने पोजीशन ली है, उसको छोड़ दो, चाहे कोई भी पोजीशन हो आपकी। कह रहा है जो प्रॉब्लम है ना परसेप्शन की, परसेप्शन यानी नज़रिया, इस नज़रिए से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो रिवील करती हैं एक डिवाइड, एक खाई को दो चीज़ों के बीच में, एक ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस के बीच में, उसके दिखावे के बीच में, और इसके उस ट्रू नेचर के बीच में जो एल्यूसिव है, जो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, जो आपके हाथ से इवेड हो जाता है, अगर वो है भी तो, इफ़ इट एग्जिस्ट एट ऑल। तो अगर आप इंडियन नहीं भी हैं, आपने ये सब कुछ नहीं भी पढ़ा है, आप किसी और रिलीजन, किसी और ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं, बावजूद इसके ये प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन जो है ये आप भी फेस करते होंगे, हर आदमी करता है, कि आप किसी चीज़ को जो देख रहे हैं और उसका जो ट्रू नेचर है, उसके बीच की डिवाइड को कैसे रिवील किया जाए, कैसे समझा जाए। तो ये सेंटेंस का मीनिंग है। प्रॉब्लम की वर्ब है रिवील्स। रिवील मतलब अनवील करना, किसी चीज़ को पर्दा हटा करके एक्सपोज करना। एल्यूसिव का मतलब होता है जो आपको एल्यूड करे, अवॉइड करे, जो आपके हाथ में ना आए। जैसे रेत होती है ना मुट्ठी के अंदर, एल्यूसिव होती है, आपकी मुट्ठी में ना नहीं आ पाएगी। इट की वर्ब है एग्जिस्ट। कह रहे जी, इमैनुअल कैंट introduce the concept of phenomena, appearance and nomina, things in themselves, acknowledging that human cognition cannot directly access the true essence of objects। कह रहा है जी, नागार्जुन और शंकराचार्य की तरह इनके जो जर्मन काउंटर पार्ट थे, इमैनुअल कांट तो बहुत बाद के हैं, शायद 18th सेंचुरी के हैं, तो इमैनुअल कांट जो थे जर्मन फिलोसफर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नए कॉन्सेप्ट को, जो था फिनोमिना और नोमिना का। फिनोमिना मतलब अपीयरेंस, कैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं। नोमिना मतलब इसेंस, वो चीज़ें वास्तव में कैसी हैं, आप देखो या ना देखो, उनका ट्रू नेचर क्या है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया नोमिना और फिनोमिना का, और ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए कि ह्यूमन का जो कॉग्निशन है, जो नॉलेज, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग है, जो क्षमताएं हैं, वो सीधे सीधे एक्सेस कर ही नहीं सकती किसी भी चीज़ के ट्रू एसेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के सच्चे सार को। तो कांट ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, और अभी तक ह्यूमन इतना इन्वॉल्व नहीं, जो है इवॉल्व नहीं हुए हैं कि चीज़ों के ट्रू एसेंस को पकड़ पाए। ये दिस इज कॉल्ड कांट फिलोसफी। कांट की वर्ब है इंट्रोड्यूस्ड, कॉग्निशन की वर्ब है कैन नॉट एक्सेस। कॉग्निशन मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ों को देखते हो, हाथ लगाते हो, सुनते हो, तो ये सब जो सेंसरी आप इंफॉर्मेशन लेकर के चीज़ों को जो कंस्ट्रक्ट करते हो, मेंटल मॉडल्स, दोज मेंटल मॉडल्स आर योर कॉग्निशन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। बोर तो नहीं हो रहे यार? बहुत ढूंढ फिर के लाया हूँ ये आर्टिकल में आपके लिए, मेरे लिए, मुझे तो अच्छे लगते हैं इसलिए लेकर के आता हूँ। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट अपना इसका देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इन कंक्लूजन, परसेप्शन वेरीज अमंग क्रिएचर्स, प्रॉम्प्टिंग इंक्वायरीज इनटू द ट्रू नेचर
ऑफ ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। कह रहे कंक्लूजन कर देते हैं, सब बातों की बात बता देते हैं। कंक्लूजन के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में नटशेल, ठीक है, लिख दूँ यहाँ नटशेल, साफ लिखता हूँ, समझ ही ना आए तो क्या मतलब, नट शेल, याद रखना इस वर्ड को, कल की क्लास में पूछूंगा। कह रहे जी इन नटशेल या इन कंक्लूजन जो परसेप्शन है वो वेरी करता है अलग अलग क्रीचर्स में, अलग अलग प्राणियों में। और कैसे? ये परसेप्शन जो है, देखने का नज़रिया ऐसे वेरी करता है, ऐसे अलग होता है, वेरी करना मतलब अलग अलग होना, प्रॉम्प्ट करते हुए, हमें उकसाते हुए, प्रोवोक करते हुए ऐसी इंक्वायरीज को जो है ट्रू नेचर की, सच्चे नेचर की या प्रकृति की किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो बियॉन्ड है, जो पार है हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के, हमारे पर्सनल या इंडिविजुअल अनुभव के। सब्जेक्टिव मतलब जो हमारा पर्सनल है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमसे नहीं जुड़ा हुआ, जो रियल है ना। चलिए, परसेप्शन की वर्ब है वेरीज। तो कंक्लूजन यही है कि हर आदमी का परसेप्शन अलग होगा, चीज़ों को सही तरीका, उनका सही जो नेचर है वो पता करना इतना आसान नहीं होता। कह रहा द डिवाइड बिटवीन अपीयरेंस एंड ट्रू नेचर रेजेस फिलोसफिकल क्वेश्चंस एज नागार्जुना, शंकराचार्य एंड कांट रिकॉग्नाइज्ड। कह रहे यही खाई तो है अपीयरेंस और ट्रू नेचर के बीच की, जो दिखता है और जो होता है उसके बीच की, जो रेज करती है, उठा देती है फिलोसफिकल क्वेश्चंस को, इसी तरह के दर्शन से जुड़े हुए सवालों को, जैसा कि इन तीनों स्कॉलर्स ने भी रिकॉग्नाइज किया, नागार्जुना, शंकराचार्य और कांट ने, लेकिन अपने अपने स्टाइल में रिकॉग्नाइज किया। नागार्जुना ने बोला भाई सब चीज़ें तो अलग अलग होती नहीं हैं, सब एक ही हैं, इंटरडिपेंडेंट है। शंकराचार्य बोल रहा है जी जो आप देख रहे हो वो कुछ और है और जो पीछे है वो है ब्राह्मण। और कांट बोल रहा है दोनों चीज़ें अलग तो हैं, लेकिन हम तो कभी बता ही नहीं सकते क्या क्या अलग है, कैसे अलग है, क्योंकि ह्यूमन रिकॉग्निशन या कॉग्निशन की इतनी कैपेसिटी अभी है ही नहीं। तो यही डिवाइड जो है इन सवालों को खड़ा करती है। डिवाइड की वर्ब है रेजिस, इन तीनों स्कॉलर्स की वर्ब है रिकॉग्नाइज्ड। ऊपर वर्ब आई थी अराइज, आई थी ना, मैंने आपको क्या बताया था, अराइज और राइज वर्ब कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट देना है और मीनिंग वैसा ही रखना है तो आप रेज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। रेज के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फिलोसफिकल क्वेश्चंस। समझ पा रहे हो ना? अब बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ इसकी ग्रामर के, क्योंकि ग्रामर कॉन्सेप्ट अपने आप में ही अलग है, बेसिक्स में हो चुका है। जिन बच्चों ने कर लिया ध्यान दो। रेज की वर्ब, रेज का ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, राइज अराइज का ऑब्जेक्ट आपको कभी भी नहीं दिखेगा। डिवाइड की वर्ब है रेजिस, डिवाइड का मतलब है खाई। कह रहा है जी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फिनोमिना एंड नोमिना रिमेन्स अ परस्यूट ड्रिवन बाय ह्यूमन क्यूरियोसिटी। कह रहा है ऐसी खाई को भरना जो है ना, फिनोमिना और नोमिना के बीच में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच में, यही बनी हुई है एक परस्यूट, एक ख्वाहिश जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी के द्वारा साइंस के जरिए आज भी ड्रिवन है, साइंस जिसको आज भी खोजने की कोशिश कर रहा है। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को, थोड़ी सी लंबी होगी क्लास क्योंकि लेवल भी अच्छा था। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, करवा दूँ क्या? जिसको लंबी लग रही हो क्लास बुरा मत मानना, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लो। पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? देखो जी, पास्ट सब्जेक्टिव मूड ये लेगा हमेशा V2 या फिर लेगा वर, इतना याद रखोगे। अब आप पूछोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हाँ जी सिंगुलर सब्जेक्ट में भी वर लेगा। और इसका काम क्या होगा जी? इसका काम होगा इमेजिनरी फ्यूचर के बारे में बात करना, ऐसी चीज़ें जिसकी संभावना आपको बहुत कम लगती है। अच्छा, यूज़ कहाँ होता है? मेनली सर दो तरह के स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। एक तो यूज़ होता है सेकंड कंडीशनल में, दूसरा इस स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम। कभी कभी हाई लगा हुआ मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम का मतलब है वक्त हो चला है या अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है हम पढ़ाई करें। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम वी स्टडीड, है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर्स के अंदर आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड को लगा हुआ देखेंगे और ऐसे इसको लगाना है। लगा के दिखाऊं प्रैक्टिकली, देखो क्वेश्चन कैसे मिलेंगे एग्जाम में। इट इज़ हाई टाइम, हाई यहाँ पे लग भी सकता है और बिना लगे भी आ सकता है, टाइम भी लिखा हो सकता है। तो इट इज़ टाइम या हाई टाइम दैट यू लुक फॉर अनदर जॉब, वक्त आ गया कि तुम दूसरी जॉब की तलाश करो। हाई टाइम दिख गया, पास्ट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी? लुक वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे लुक्ड। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एसएससी बैंक में भर भर के पास्ट सब्जेक्टिव मूड पे, पिछले 5-7 सालों के प्रीलिम्स के पेपर उठा लो, वहाँ तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर को। हाई टाइम या टाइम के बाद में PSM लगाते हैं और इसका मतलब ये है एक इमेजिनरी फ्यूचर की बात की जा रही है। वक्त आ गया तुम दूसरी जॉब देखो, मुझे पता है तुम नहीं देखोगे पर मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वक्त आ गया दूसरी जॉब देखो। इफ़ यू ड्रीम बिग यू वुड मेक इट टू स्टार्स वन डे। अगर आप बड़ा देखते हैं सपना, अगर आप ड्रीम बिग करते हैं तो आप एक दिन मेक इट टू स्टार्स करेंगे, स्टार्स तक पहुंच जाएंगे। मेक टू समवेयर मतलब कहीं पहुंच जाना। आप एक दिन स्टार्स तक, चांद तक, आसमान तक, सितारों तक पहुंच जाएंगे वन डे। सपना देखने के बाद एक्शन भी लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। देखो ये बना हुआ है सेकंड कंडीशनल।
अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, और इसकी निशानी क्या है, यहाँ पे वुड आ रहा है, वुड मेक, इफ़ आ रहा है शुरू में, यहाँ पे PSM लगेगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और ड्रीम की जगह लिखेंगे आप ड्रेम्ड। देखो ड्रेम्ड सही भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ड्रीम्ड, ड्रीम्ड और ड्रेम्ड दोनों ही चलती हैं, ठीक है। आप ड्रीम्ड ही लिख दो, चलो ज़्यादा परेशान नहीं होना। इफ़ यू ड्रीम्ड बिग, अगर लंबा सोचो, बड़ा सपना देखो तो एक दिन सितारों तक पहुंचोगे। शी वुड सक्सीड ओनली इफ शी वॉज टू ट्राई, वो सक्सीड हो जाती, वो कामयाब हो जाती अगर वो ट्राई करती, या यूँ बोलें वो कामयाब हो जाए अगर वो ट्राई करे। वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, सेंटेंस के दूसरे वाले क्लोज में इफ़ आ रहा है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगेगा, सेकंड कंडीशनल है, कंडीशनल्स आपके हो चुके हैं अच्छे से। शी की जगह यहाँ पे वॉज जो लगाया गलत है, क्योंकि पास्ट सब्जेक्टिव मूड लेता है वर को, यहाँ लिखेंगे शी वर टू ट्राई। चलिए, इस शी वर टू ट्राई की जगह वैसा भी लिख सकते थे शी ट्राइड, सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते थे शी ट्राइड। और वैसे ही यहाँ पे ड्रीम्ड बिग की जगह यूँ लिख सकते थे इफ़ यू वर टू ड्रीम बिग, वर टू ड्रीम बिग। दोनों ही तरीके से PSM लग सकता था, वर टू ड्रीम भी लिख सकता था और ड्रीम्ड भी लिख सकता था, वर टू ट्राई भी लिख सकता था और ट्राइड भी लिख सकता था। मेरे ख्याल से आज का आपका कोटा हो गया पूरा। अब आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से क्विज़ को पूरा करेंगे। थोड़ा मैंने मुश्किल बना दिया क्विज़, गलती से मैनेज कर लेना, है ना, मेंस लेवल का है बैंकिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इमैनुअल कांट का जो डिस्टिंक्शन है फिनोमिना और नोमिना के बीच में, कैसे वो इम्पैक्ट करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी चीज़ के ट्रू सेंस को। इन अदर वर्ड्स आपसे ये पूछा है इमैनुअल कैंट का क्या मानना है किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में। क्या कहता है कैंट, कैंट क्या कहते हैं जी, वो क्लेम करते हैं कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं, नोमिना फिनोमिना, या वो ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सेस है ट्रू एसेंस का किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, आप देखो और उसका सही ऑब्जेक्ट का ट्रू एसेंस पहचान लोगे, ऐसा कैंट का कहना है। या फिर कैंट ये सजेस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट का खुद इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जो बियॉन्ड परसेप्शन है, जो ह्यूमन कैपेबल नहीं है परसीव करने को। या फिर कैंट ये कहते हैं कि ट्रू एसेंस जो है अननोएबल है टू ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस कभी भी उसको जान ही नहीं सकते हैं। थोड़ी सी क्लोज कॉल है, थर्ड और फोर्थ में देख लेना, सही आंसर निकालना। इसी क्लास के इसी लेक्चर के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो, पहले अपना थोड़ा चलाओ दिमाग, फिर जाके चेक करना, है ना। सेकंड में पूछा है जी, इफ परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज अमंग डिफरेंट क्रीचर्स व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर हर प्राणी अलग तरीके से किसी चीज़ को देखता है तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के लिए, अल्टीमेट ट्रूथ के लिए क्या इम्प्लीकेशन निकलेंगे। अल्टीमेट ट्रूथ एक छलावा है, अल्टीमेट ट्रूथ डिपेंडेंट है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो अंडरस्टूड की जा सकती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए, सिर्फ उसी के जरिए, और अल्टीमेट रियलिटी जो है वो अनअफेक्टेड होती है परसेप्शन से, उसका परसेप्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम इसी तरीके से सोचें हैं, हर आदमी का अलग अलग परसेप्शन है, तो आपके हिसाब से क्या इंप्लीकेशन होंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे। कोशिश करो, मुझे पता आपका गलत ही होगा, तुक्का ही मारोगे, फिर भी देखते हैं कितने आप सही कर पाते हो। अब इजी वाले देख लो, एनिग्मा का आपसे सिनोनिम पूछा है, मेरे ख्याल से निकाल दोगे कि नहीं। चलो मैं एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने के लिए, अब निकाल लोगे। चौथे में पूछा है जी, इनहेरेंट सब्सटेंस किसी भी चीज़ के सार को क्या बोलते हैं। तो 3-4 वर्ड्स आपको आते हैं, जो आता हो तीनों चारों से लिख देना। 5वां 6वां 7वां क्लोज टेस्ट है, मीनिंग निकालना है यहाँ पे। अटेन क्या करोगे, एनिग्मा को, मैनिफेस्टेशन को, इमेंसिपेशन को। 1 को क्या करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, ट्रांसेंड करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। और लुक के साथ में क्या लगा दूँ, ऐड लगा दूँ, अपॉन लगा दूँ, डाउन अपॉन लगा दूँ, या अप टू लगा दूँ। करवा चुके हैं आपको ये वर्ड्स और ये फ्रेजल वर्ब्स। कोशिश करो खुद से, मैंने अपने आंसर डाल दिए हैं, अपना आंसर निकालो, मेरे वाले से मैच करो। 8वें 9वें में देख लो, 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी इस फ्रेज में, फिनोमिना, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, फलाना ढिमकाना करवाया था ना सब, वही वाला ये। और दूसरी एरर आपको मिल सकती है हाई टाइम वाले फ्रेज में, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना बताया था 5 सब्जेक्टिव मूड के जरिए। कमेंट्स में आंसर रखे हैं, चेक करो, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्या लगता है ऐसी क्लासेस लेनी चाहिए, और पर्सनली जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। अगर मज़ा आया, बोरिंग फील नहीं हुआ, तो मैं इस तरह के आर्टिकल्स मेरी पर्सनल रीडिंग से आपके साथ और भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स में लिखोगे तब मुझे पता लगेगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।